तो ये कह रहा है कि एक ठोस गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, यानी अर्ध गोले पर एक शंकु खड़ा है। ये एक ठोस है, इसका कोई नाम नहीं दिया, खाली ठोस कहा है। अगर अर्ध गोले पे शंकु खड़ा है तो ये अर्ध गोले की त्रिज्या है और ये भी अर्ध गोले की त्रिज्या है, ये भी आर है और ये भी आर है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास शंकु की ऊंचाई है h, और शंकु की त्रिज्या जो है वो गोले की अर्ध गोले की त्रिज्या के ही बराबर होगी, क्योंकि शंकु का निचला गोल भाग अर्ध गोले के गोल भाग को पूरा पूरा ढक रहा है। इनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, यानी जो त्रिज्या है r बराबर 1 सेंटीमीटर दोनों के, इसलिए मैं दोनों का नाम नहीं लिख रहा हूँ अलग अलग, आप समझ जाइए कि अर्धगोला और शंकु दोनों की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, और उनकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई है क्या, शंकु की ऊंचाई h वो त्रिज्या के बराबर है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए ठोस पहले ही लिखेंगे कि शब्दों में ठोस का आयतन बराबर, और ठोस बना है दो चीजों से, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 1/3 पाई, एक है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, किया गया 1/3 प्लस 2/3 पाई, क्योंकि यहाँ भी पाई, ठीक है। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, ये 2 रे 3 पाई/3 यानी पाई, और आयतन जो आता है वो आता है घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3, दोनों में से कोई एक मात्रा का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे, दोनों का मतलब एक। अगला सवाल देखते हैं। एक इंजीनियर के विद्यार्थी ने, रचेल नाम है उसका, एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग किया और एक मॉडल उसने बनाया जो एक बेलन के आकार का और दोनों सिरों पर शंकु लगे। जैसे पिछली बार हमने सवाल करा था कैप्सूल वाला, उसमें एक बेलन के सिरों पर क्या लगे थे, अर्धगोले लगे थे। यहाँ पर बेलन के दोनों सिरों पर लगे हैं शंकु। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो आप देख रहे हैं बेलन की त्रिज्या जो है वो शंकु की त्रिज्या के बराबर है, r बराबर, तो ये आ जाएगा आधा व्यास, और व्यास कितना दे दिया उसने 3, तो 1.5 सेंटीमीटर आपकी बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्या निकली। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मॉडल की लंबाई कह रहा है, इंजीनियरिंग का मॉडल ये कहा, एक मॉडल बनाया बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पर शंकु लगे हैं। इस मॉडल का व्यास, मॉडल की बात की, मॉडल का व्यास 3 और इसकी लंबाई 12 है, यानी ये 12 है यहां से और यहां तक, ये पूरा आपका मॉडल है, ये लंबाई 12। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये आ गई शंकु की ऊंचाई। क्योंकि शंकु लेटा हुआ है इसलिए लंबाई लग रही होगी आपको, लेकिन ये ऊंचाई ही आप मानिए, ऊंचाई भी तो एक तरह की लंबाई ही होती है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो आप बताइए बेलन की लंबाई या ऊंचाई, h कहेंगे h इसको, चाहे लंबाई हो जाए ऊंचाई, वो कितनी आ जाएगी, 12 में से 2 इधर से कम हो रहा है और 2 इधर से कम हो रहा है, 8 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 8 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई आपको पता ही है, उसको हम h डैश कहते हैं, ताकि दोनों चीजें अलग अलग हमें पता रहे। किस h लिख दोगे दोनों को तो कंफ्यूज हो जाओगे कि बेलन की कौन सी है और शंकु की कौन सी है, इसलिए हमने जो शंकु की ऊंचाई थी उसके ऊपर डैश लगा दिया। अब मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन आपको ज्ञात करना है।
और मान लीजिए मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमा लगभग बराबर है, यानी मॉडल की कोई मोटाई नहीं है, तो मॉडल में जो हवा होगी, और आप जानते हो कि हवा जितना स्थान हो उतना स्थान में फैल जाती है, तो मॉडल के अंदर जो हवा होगी वो मॉडल के अंदर पूरा स्थान घेर लेगी, यानी हवा का आयतन किसके बराबर होगा? मॉडल के आयतन के बराबर होगा। यानी मॉडल में हवा का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा खाली मान। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश। इस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि दोनों एच लिख दोगे तो एच का मान 4 रखोगे 2 रखोगे परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ पहले से ही हमें सोच के चलनी है। जब भी दो चीज़ें होंगी और दोनों की ऊंचाइयाँ मान लीजिए बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है, एक को एच मानोगे और एक को एच डैश। डैश का मतलब हल्का सा निशान लगा देते हैं, जैसे दो सगे भाई हैं, ठीक है, अब पहचानने में नहीं आ रहा तो एक के माथे पर कट लगा दिया, ठीक है, कट देख के पता लग जाएगा। तो ऐसे ही दोनों इस पर कट लगा दिया इसका ऊपर। तो पाई का मान इसने कहा है कि आप रखिए, नहीं कहा, जब नहीं कहा तो 22/7 ही रहेगा। अच्छा पहले कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या आ रहा है फिर? अच्छा यहाँ से 2 बच रहा है ना, 2/3 अब हल करो 22/7 गुणा आर का मान 1.5 का वर्ग गुणा एच का मान 8 2 गुणा 2/3 एच डैश का मान 2। मॉडल का आयतन आपके पास आएगा 22/7 2.25 15 का वर्ग होता है जी। और यहाँ 3 एलसीएम ले लोगे 8 या 24, एलसीएम लोगे अगर तो 8 या 24 प्लस 4 28/3 काटो 7 चौक 28, 3 से ही कट रहा होगा, 3 7 21 और 3 पंजे 15। अब 75 से 5 ही गुणा कर दो, 75 दूनी 300 और 150, तो ये 300 आ जाएगा यहाँ तक। 2 के बाद मतलब देख लो 4 पंजे 20 7 चौक 28 29, 2 के बाद मतलब 22 दिया 66 घन सेंटीमीटर। ये आपका मॉडल में हवा का आयतन है, मॉडल में ये आपका, ठीक है। अगर इसका वो वक्रपृष्ठ पूछ लेता तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणा शंकु का वक्रपृष्ठ। अब मान लो ये अंदर होते दोनों, तो मॉडल में हवा का आयतन पूछता तो क्या करते? बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। और आपसे अगर वक्रपृष्ठ पूछ लिया या पृष्ठ पूछ लिया होता तो क्या करते? बेलन का वक्रपृष्ठ दोनों शंकु का वक्रपृष्ठ जोड़ोगे घटाओगे? माइनस। ये है गलत जवाब। क्यों? क्योंकि पृष्ठ वो होता है इसे छू सकते हैं। जमीन में गड्ढा खोदोगे तो पृष्ठ बढ़ेगा घटेगा, है ना? तो पृष्ठ वो भागे तो छू सकते हैं। तो आपने जब इसको काट के अंदर से निकाल लिया तो इसको छू सकते हो ना, तो ये बड़ा या घटा? बड़ा। आयतन कम हो गया, लेकिन जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आपका बढ़ गया। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा कि वो गड्ढा अंदर की तरफ करेगा, चाहे वो अर्धगोला बना दे, इसमें एक नवा सवाल भी है पिछले एक्सरसाइज में हमने कराया नहीं है, इसीलिए नहीं कराया, कि बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणा शंकु का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणा शंकु का वक्रपृष्ठ। और मान लो बाहर होता तब भी प्लस होता है। वक्रपृष्ठ में घटता नहीं है, घटता तब है जब कोई चीज छुप जाती है। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए ये आपके पास अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर हमने एक और बेलन रख दिया, तो इसका अगर वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो ये इसका वक्रपृष्ठ 2πr², बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh, इस भाग का πr², है ना, और इसको कैपिटल आर कह दो, और ये वाला भाग बेलन का इसने इसको ढक लिया, यानी क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए।
और इसकी त्रिज्या थी बड़ा आर, तो ये वाला भाग कितना था पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो इस भाग में से इस भाग का भाग माइनस किया तो ये वाला भाग बचा जो हम छू सकते हैं। तो ये सब योग करेंगे इन सबका, तो ये भी जुड़ जाएगा इसमें और ये भी जुड़ जाएगा, ये प्रश्न निकल के आएगा। तो यहाँ पर जब वक्र प्रश्न पूछेगा आपसे तो आप सवाल में चित्र बना के ध्यान से देखेंगे कि हम कितना भाग छू सकते हैं, उसी के अनुसार सूत्र लगाते हैं। आयतन कहेगा तो वहाँ टेंशन की कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो आप सीधा सीधा लगाइए, जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है सबको जोड़िए, सबको निकालेगा उसमें तो कुछ बता दीजिए। ठीक है, अभी अगला सवाल देखेंगे, तब तक नोट करो।